Good evening everyone and welcome to RK Tutorials. Friends, this is our sixth part of electricity. In fact, last part of electricity also. And आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत important topic पर discuss करने वाले हैं, which is formula for calculating energy first, and then we will going on to discuss about the formula of calculating number of units. अब ये number of units क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि डेली बेसिस पे हम लोगों का जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो उसमें हम लोग कहते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है इसके मेन यूनिट्स कितने हैं, मींस इतनी इलेक्ट्रिसिटी को हमने कंज्यूम किया है उसको यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो वो फॉर्मूला निकालना भी हम लोग सीखेंगे एंड वो फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट कि उससे 3 नंबर का एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले शुरू करते हैं फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एनर्जी, मींस जनरल एनर्जी जो हम लोग डेली बेसिस पे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कंज्यूम करते हैं हमारे हाउसेस में, उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, सो वी नो दैट इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट पर टाइम टेकन. मतलब मींस इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज work done by electric current per unit time taken and it is also represent as P is equal to W upon T. ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट क्या है? चार्जेस जब फ्लो होते हैं तो जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचते हैं तो ऐसा माना जाता है कि चार्जेस वर्क डन करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो होने में, क्योंकि रास्ते में वो लोग रेसिस्टेंसेस को डिस्ट्रॉय करते हुए, उनसे टकराते हुए आगे बढ़ते हैं एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ वर्क डन फॉर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट टाइम टेकन इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पावर. अब इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे चेंज किया गया, मीन्स हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर को ही कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहने लगे. तो वी नो दैट बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू द एनर्जी कंज्यूम्ड. मीन्स जो हमारा वर्क लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? आई होप आप में से बहुत सारे बच्चों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मालूम होगा. इनफैक्ट जितने भी हमारे कंजर्वेशन लॉ हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, इस टाइप ये सारे लॉज का जो बेस था वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही था. मीन्स उसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड. ठीक है, इसको भी बाद में इसके भी अमेंडमेंट करके इसको सही, इस लॉ को सही करके दिया गया था हम लोगों को, जबकि बेसिक लॉ था कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड. ठीक है, उसी सारे लॉज में अमेंडमेंट करके हमें ये फाइनल लॉ मिला था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मीन्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. ठीक है, तो वर्क डन को ही एनर्जी के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करने लगे थे एंड उसको कैसे रिप्रेजेंट किया यहाँ पर कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू द एनर्जी कंज्यूम. जितना वर्क डन किया जाता है बाय द इलेक्ट्रिक करंट इट इज इक्वल टू द एनर्जी कंज्यूम. ये उस एनर्जी के इक्वल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी से कंज्यूम हो जाती है. मतलब जितना, जैसे कि हमारी बॉडी का अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो हमारी इस तरह से कि हमारी बॉडी जितना वर्क करती है वो उसके इक्वल हो जाता है हमारी बॉडी से जितना एनर्जी कंज्यूम हो जाती है. अगर हमें ये निकालना हो किसी यूनिट में कि आज हमने इतना वर्क किया तो हम लोग ये कह सकते हैं हमारी एनर्जी का टोटल करके कि वर्क करने से पहले हमारी बॉडी में इतनी एनर्जी थी और अभी इतनी एनर्जी है, मीन्स इतना पार्ट हमारा कंज्यूम हो गया. क्यों कंज्यूम हुआ? क्योंकि हमने वर्क डन किया. ठीक है, तो यही सेम पार्ट यहाँ पर है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, work done by electric current is equal to the energy consumed by the electric current. ठीक है, and electrical energy consumes so much power and formula क्या था? power is equal to work done की जगह पे electrical energy per unit time taken. P is equal to E upon T. यहाँ पर W की जगह पे E. ऑलमोस्ट सेम ही था सब कुछ, बस वर्ड्स का डिफरेंस था एंड वर्ड्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा डिफरेंस था. ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे फाइंड कर सकते हैं? पावर इनटू टाइम इज इक्वली रिप्रेजेंटेड एज टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एनर्जी.
दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। यही फॉर्मूला है जो आपके न्यूमेरिकल्स में आपकी हेल्प करेगा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इस पे बेसिस आएंगे, बहुत सारे इन द सेंस कि आपके इंटरनल एग्जाम्स में, उसके बाद बोर्ड्स एग्जाम्स में। बोर्ड एग्जाम में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कम से कम 11 से 12 मार्क्स तक का कंटेंट रखता है पेपर में। उसमें इनफैक्ट जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं पेपर में वो सिर्फ 2 चैप्टर्स के ही होते हैं, एक लाइट चैप्टर के और एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। इसके अलावा किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ज़्यादा होते हैं कैलकुलेट एज कंपैरिजन टू लाइट चैप्टर, एंड लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ईजी भी आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो ट्रिकी आते हैं, थोड़े से ट्रिकी। इसमें से जो ट्रिकी पोर्शन होता है वो हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स काउंट करने में होता है, जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एज वी नो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल। ओके, तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट होती है वो जूल होती है। क्यों? क्योंकि वर्क की जो एसआई यूनिट है वो जूल है, एंड जितना वर्क डन हो रहा है वही तो इक्वल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, तो वो उसकी यूनिट भी जूल हो गई। एंड जूल रिप्रेजेंट अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। लेकिन जब जूल के फॉर्म में हम लोग एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी हो जाता है। मीन्स कि बाद में मेजर करना इज जस्ट इम्पॉसिबल कि हम लोगों ने कितनी एनर्जी को कंज्यूम किया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इसको अगर हम लोग बाद में मेजर करते हैं तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है अगर हम लोग एनर्जी को जूल में रिप्रेजेंट करते हैं। Therefore, it is inconvenient to use where a large quantity of energy is involved. So, for commercial purposes, we use a bigger unit of electrical energy, which is kilowatt per hour. इसी वजह से हम लोगों ने कॉमर्शियल पर्पसेस पर बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करना शुरू किया, विच इज कॉल्ड किलोवाट पर आवर। मीन्स इतने किलोवाट एनर्जी 1 घंटे में कंज्यूम हुई। इस फॉर्म में हम लोग अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इसी फॉर्म में जो नंबर ऑफ यूनिट्स होती हैं वो भी इसी पे बेसिस होती हैं, ठीक है। मीन्स जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसकी एसआई यूनिट भी यही होती है, किलोवाट पर आवर, जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारी इतने नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं इस मंथ में। ओके, मूविंग अहेड, 1 kilowatt per hour is the amount of electrical energy consumed when an electrical appliance having a power rating of 1 kilowatt used for 1 hour. Okay, so for general introduction, अगर हम लोग ये सीखें कि किलोवाट पर आवर होता क्या है, तो 1 kilowatt per hour is the amount of electrical energy consumed when an electrical appliance having a power rating of 1 kilowatt, means कोई ऐसा electrical appliance जिसकी पावर 1 kilowatt है और इसको हम लोग 1 hour के लिए यूज करते हैं, तब जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है उसको हम लोग कहते हैं कि इट इज़ 1 किलोवाट पर आवर। एंड इसी को बेस मानकर जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो नंबर ऑफ यूनिट्स में आता है, ठीक है। ओके, नाउ रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट पर आवर एंड जूल। अब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि जब हम लोग जूल में हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं तो हम लोग इसको किलोवाट पर आवर में करते हैं। अब किलोवाट पर आवर कितने जूल के इक्वल होता है, मीन्स 1 किलोवाट पर आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स, ठीक है। तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, 1 वाट, नॉट 1 किलोवाट, इट जस्ट 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है। मीन्स जो हमारी, अगर हम लोग जनरल फॉर्मूला निकालते हैं पावर पर यूनिट टाइम का या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड पर यूनिट टाइम का, तो वो जूल में आ गया, मीन्स वो 1 वाट के इक्वल है। अभी वो किलो वाट में नहीं है। अब हम लोगों को उसको, और क्योंकि एसआई यूनिट जो है वो किलोवाट पर आवर है, मीन्स हम लोगों को अपने फॉर्मूला को किलोवाट पर आवर में ही रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए अभी 1 जूल इज इक्वल टू 1 वाट पर सेकेंड, एंड 1 जूल इज ऑल्सो इज इक्वल टू 1 वाट इज इक्वल टू 1/1000 किलोवाट, एंड 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 × 60 पर आवर, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की, ठीक है। यहाँ पर 1 जूल को किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए
पहले 1 वाट को किलोवाट में किया है, वो कि 1/1000, एंड सेकेंड को आर में कन्वर्ट किया है। ये सारा चेंजेस करना आपने 9th क्लास में सीखा होगा। अगर नहीं आता है तो मैं फिर से कह रही हूँ कि आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। आगे, अब जब इन सब का सम किया, जो हमें वैल्यूज़ गिवन हैं, इसका सम करने के बाद इसको आइदर साइड सेंड किया तो हमें हमारी वैल्यू मिल गई, विच इज़ इक्वल टू 1 किलोवाट पर आवर। क्लियर हो गया? और इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करके रिप्रेजेंट किया गया तो 1 किलोवाट पर आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। मीन्स अब अगर जब आपका आंसर जूल में आएगा, ठीक है, हर आंसर आपका जूल में ही आएगा अगर वैल्यूज किलोवाट में नहीं गिवन है और जो टाइम है वो आवर में नहीं गिवन है, तो जो हमारा जितना भी आंसर है वो जूल में आएगा। अब उसको किलोवाट पर आवर में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो हमारा आंसर आया है उसको 3.6 इंटू 10⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ओके, मूविंग अहेड। ओके, सो नोट पॉइंट्स। नोट पॉइंट्स क्या हैं? किलोवाट पर आवर ऑल्सो नोन एज यूनिट, जैसा कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। किलोवाट पर आवर को हम लोग यूनिट भी कहते हैं। एंड नंबर ऑफ यूनिट्स को फाइंड कैसे करते हैं? सो नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू वाट इंटू आवर इंटू डेज। मीन्स हमारे क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें गिवन रहेंगी। वाट क्या है? वाट मतलब जो हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनकी पावर, इतनी पावर गिवन रहेगी। आर मतलब उनको इतने टाइम के लिए यूज़ किया गया है या फिर इतने डेज के लिए यूज़ किया गया है। अगर डेज नहीं गिवन है तो आप उसको 1 रखिए हर जगह पे, ठीक है। उसके बाद अपॉन 1000, ये अपॉन 1000 क्या है? अपॉन 1000 मीन्स इसको किलो वॉट में कन्वर्ट करने के लिए, जो वॉट है उसको किलो वॉट में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर हो गया? एंड अगर टाइम आर में गिवन नहीं है तो टाइम को सेकेंड से मिनट में एंड मिनट से आर में, ये सारी बातें ध्यान रखिएगा वरना न्यूमेरिकल गलत होने के बहुत चांसेस रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस 3 इंपॉर्टेंट इफेक्ट। फर्स्ट इज हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड देन केमिकल इफेक्ट। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ हीटिंग इफेक्ट ही है, जिसका भी सिर्फ एक जनरल फॉर्मूला है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नेक्स्ट हेडिंग है हमारी। एंड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट passes through a high resistance wire like nichrome wire, the resistance wire becomes very hot and produces heat. This is called heating effect. Okay, so heating effect क्या होता है? जब कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी रेसिस्टेंस वायर के थ्रू काफ़ी टाइम के लिए फ्लो होता है तब वो वायर जो है वो हीट हो जाता है, एंड दिस हीटिंग इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ओके, now the effect of current is obtained by transforming of electrical energy into heat energy. ओके, सो क्या है कि जो हमारा करंट का इफेक्ट है इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। मूविंग अहेड, नाउ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग हीट एनर्जी। ओके, कंसिडर वर्क डन इज W and current is I when it flows through a resistance R for time t. Now when an electric charge Q moves against a potential difference V, then amount of work done is W is equal to VQ, ठीक है। V is potential difference and Q is number of charges and current is, वो तो आपको पता ही है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, number of charges flows per second, and also Q is equal to IT. Now according to Ohm's law V is equal to IR. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 V की वैल्यू IR हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है, एंड Q की वैल्यू भी पुट कर देंगे W में। W बिकम्स, हम लोग V की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर एंड IT इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके, सो W बिकम्स W इज इक्वल टू IT एंड IR एंड IT, ठीक है। तो W इज इक्वल टू I² RT and this is the required formula for calculating heat energy, ठीक है। ओके, अगर हम लोग W को मान लें कि यही हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द सेंस कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है एंड उसको हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारा मेन फॉर्मूला हो जाएगा H इज इक्वल टू I² RT। कहाँ से आया ये? अगर हम लोग ये मान लें कि जो हमारा वर्क डन है बाय द इलेक्ट्रिक करंट इज W एंड करंट को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
एंड रेसिस्टेंस जिससे हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है इट इज R, तो जो हमारा चार्ज है जो मूव हो रहा है अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस उसके अकॉर्डिंग वर्क डन हो जाएगा हमारा W इज इक्वल टू वी क्यू एंड I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, तो इन सारे फॉर्मूलाज की वैल्यूज को हम लोगों ने पुट कर दिया W इज इक्वल टू वी क्यू में, उससे हमारा जनरल फॉर्मूला आया W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, एंड देन H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यही हमारा मेन फॉर्मूला है फॉर हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ मूविंग अहेड, दिस इज ऑल्सो नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, नाउ एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस सच एज आयरन, हीटर एक्सेट्रा। एंड नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। ओके, सो दो एप्लीकेशन मेन हैं। फर्स्ट इज कि जो हमारी हीटिंग इफेक्ट है इसको हम लोग आयरन, हीटर इन सब में यूज करते हैं। मीन्स हम लोग क्वाइल्स को, टर्न क्वाइल को जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, ऐसी क्वाइल्स को हम लोग क्वाइल्स में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाते हैं काफ़ी टाइम के लिए। उसके बाद जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट जब काफ़ी टाइम के लिए फ्लो होता है तो हमारी क्वाइल हॉट हो जाती है एंड इसी की वजह से हम लोग आयरन कर सकते हैं अपने कपड़ों पर, और हीटर जिससे कि हम लोग खाना वगैरह बना सकते हैं। नेक्स्ट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑल्सो। इलेक्ट्रिक बल्ब में ये कैसे यूज होता है, ये हमारा नेक्स्ट नोट पॉइंट भी है। मीन्स जब तक हमारा फिलामेंट एक रिक्वायर्ड हीट पर नहीं पहुंचता है तब तक वो अच्छे से ग्लो नहीं हो पाता है। ठीक है, इसी वजह से इस इफेक्ट को हम लोग बल्ब में भी यूज करते हैं। ओके, सो व्हाट इज द नोट पॉइंट, इट इज टंगस्टन मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ बल्ब। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले तो जो हमारा फिलामेंट होता है इट इज टंगस्टन मेटल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट पॉइंट में आने के एमसीक्यू में आने के चांसेस बहुत हाई हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ मेटल विच इज यूज्ड एज फिलामेंट इन द बल्ब्स। सो इट इज टंगस्टन मेटल बिकॉज इट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3380 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड्स। ओके, सो फिलामेंट क्या है, जो हमारा जो टंगस्टन मेटल है इसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है। अब क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से कितनी भी देर तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती रहे, टंगस्टन मेटल कितना भी हीट होता रहे, जो हमारा फिलामेंट है वो मेल्ट नहीं होगा। और जब ये मेल्ट नहीं होगा तो ऐसे ही इसकी लॉन्ग लाइफ होगी। और किसी भी चीज़ के एडवेंचर्स जो होते हैं वो यही होते हैं कि एक तो उसकी लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए एंड जल्दी डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, तो इसी वजह से जो हमारा टंगस्टन मेटल होता है उसको एज अ फिलामेंट यूज करते हैं बल्ब्स में। एंड ड्यू टू इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट द टंगस्टन फिलामेंट कैन बी केप्ट हॉट विदाउट मेल्टिंग अवे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ओके, मूविंग अहेड। ओके, सो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे लास्ट वीडियो के होमवर्क के बारे में। बट उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि ये होमवर्क जो है ये हमारे लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिया था, जहां पर मैंने आपको सिखाए थे फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, उसमें 2 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए थे एंड थर्ड पॉइंट के लिए मैंने आपको कहा था कि आपको खुद करना है। अगर ना आए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, लेकिन किसी भी बच्चे ने हमसे कमेंट सेक्शन में नहीं पूछा है, तो आई होप आप सभी को इसके आंसर्स मिल गए होंगे। ठीक है, तो अभी हम आपके साथ डिस्कस भी कर लेते हैं। जो सारे फॉर्मूलाज हम लोगों ने पढ़े थे उससे ये जनरल फॉर्मूला हम लोगों को मिला था P इज इक्वल टू वी आई का। ठीक है, एंड बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, यहीं से हम लोगों को मिल गया। अब यहाँ पर I की वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, V इंटू वी अपॉन आर, तो इट बिकम्स P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर हो गया? वंस अगेन, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। उसके बाद अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी साथ में ज़रूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।